ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज वर्ल्ड सर्विस के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं सैयद इश्तियाक हमदानी। ये मास्को रूस में होते हैं और वहाँ जर्नलिज़म करते हैं। बुनियादी इनका ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन कई सालों से वहाँ मास्को में ही जर्नलिज़म के शोबे से वाबस्ता हैं। कैसे हैं हमदानी साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया आपसे मुलाकात का, आपको देखने का। कितने अरसे के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं? सडनली ये जो साल गया है, इसमें मेरे एक ब्रदर की डेथ हो गई अच्छा। रिसेंटली, तो उस वजह से ये मेरा कोई साल के अंदर तीसरा वो है बिल्कुल विज़िट है। उससे पहले एक हमने इवेंट किया था रशिया के हवाले से कराची के अंदर, तो वो मैं डेलीगेशन का हिस्सा था। और ये अप्रैल में जिस दिन बल्कि इंडिया ने हमला किया, तो उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी, मई में कैंसिल हो गई थी। अच्छा। तो उससे पहले मैं अक्टूबर में आया हुआ था। तो बस ये इस साल कोई ज़्यादा चक्कर लगे। तो कितने साल हो गए? साल में एक बार। कितने साल? मैं 93 से हूँ। अच्छा, 93 से। तो शादी आपने वहीं की या यहाँ की? उधर तरफ। अच्छा, उधर रूस में की? दोनों तरफ की हुई शादी। अच्छा, दोनों तरफ की। बिल्कुल सही। तो जो रशियन भाभी हैं उनको कोई इतराज़ नहीं है? वो मुस्लिम ततारी हैं। अच्छा। तो इतराज़ तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में भी बड़ा होता है, लेकिन ये कि मर्द मुजाहिद बनना पड़ता है। बिल्कुल सही। इस कामों में तो हम मर्द वैसे ही मर्द मुजाहिद। तो आप रशिया किस यानी सिलसिले में गए थे? मेरे बड़े भाई थे, वहाँ पढ़ते थे। उनने सोशल साइंसेस में डिप्लोमा किया था गोरबाचोफ अकेडमी से, जिनकी डेथ हुई है, आशिक हमदानी। वो यहाँ पे अपना मैगज़ीन भी निकालते रहे, इंग्लिश में भी उनने मैगज़ीन निकाले हैं, उर्दू में भी। तो उन्होंने मुझे स्टडी के लिए बुलाया था। मैंने फिर वहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, रशियन पहले मैंने सीखी। तो फिर 98 में जब विंडो आई, तो उसके बाद वो डास वगैरह, वो जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते, प्रोग्राम्स होते थे उस वक्त के, वो सारे फिर बेमानी हो गए, चूँकि विंडो ने एक इनकलाब लाया 98। क्योंकि पहले, उससे पहले तो रशिया का अपना होगा। नहीं, अपना तो नहीं था, लेकिन डास उसको शायद वो तकरीबन सारी तरफ वो ही चलता था। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, आप रशिया के अलावा दुनिया के किन किन ममालिक में गए हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 36 कंट्रीज़ में जाने का इत्फाक हुआ है। उसमें सोवियत यूनियन की वो रियासतें भी आती हैं। मेरा ख्वाब था कि मैं सोवियत यूनियन की इन तमाम रियासतों के ज़िंदगी के बारे में कोई किताब लिखूं। बिल्कुल। तो उस हवाले से जब जब मुझे मौका मिला, तो 14 में से मैं 12 रियासतों में गया हूँ। तो 2 में मैं अभी तक नहीं जा सका। एक उनमें आर्मेनिया है, जिससे अभी गुज़श्ता रोज़ ही हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा मोल्दोवा है, ये बिल्कुल यूक्रेन के बाद आती है। तो अब तो मुझे वो भी याद नहीं जो पहली रियासतों में मैं गया था, चूँकि काफ़ी टाइम गुजर गया। इन रियासतों के अलावा इन रियासतों के अलावा मैंने यूरोप तकरीबन मोस्टली शेंगन कंट्रीज़ के अंदर सारे 2-4 को छोड़ के सारे गया हूँ। यूएस में मुझे इनवाइट किया गया था, वहाँ पर भी मैंने गया हूँ, यूके में भी। तो इस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी ममालिक देखने का। तो मैं इसलिए ये सवाल किया कि आप कहाँ कहाँ दुनिया के ममालिक में गए हैं, तो आप अगर एक कंपैरिजन करना चाहें जी, तो वो आप कैसे करेंगे? रूस का, यूरोप का, पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का? इसमें एक ही सवाल में 2-3 सवाल आ गए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें, तो यकीनन हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान के जो हमारा जो कल्चर है, जो डिशेस हैं, जो चीज़ें, इवन के आप उसको फल फ्रूट का भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस की जाती हैं कि यार बस ये होना चाहिए, पाकिस्तान से बंदा आ रहा है, मैं ही नहीं बल्कि जितने भी लोग बाहर हम रहते हैं, तो ये लेके आओ, वो लेके आओ, ख्वाहिश होती है। तो उसमें लेकिन जब हम लोग पाकिस्तान में वापस आते हैं, तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल जो हम पाकिस्तान के अंदर जो आज के नहीं है बल्कि साल साल चलते हैं, उसमें जो भी एक तरक्की पजीर मुल्क में होते हैं, जो सुल्तों का जो फकदान है, वो हम देखते हैं। फिर वो तो अगर रशिया की बात की जाए, तो रशिया में जो है, हम चूँकि एक अरसा से रह रहे हैं, तो रशियन जो है
वो आपको छेड़ते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यूरोप में, तो अगर कोई मुस्लिम खतून ने हिजाब किया हुआ है, उसका जो रवैया होता है उसका सामना होता है, या जो एक नफ़रत है वो नहीं है। तो उस वजह से रशिया में हम बड़ा फ्री फील करते हैं। तो रात भी मैं एक निजी चैनल के प्रोग्राम में था, तो वहाँ भी यही बात चल रही थी कि रशियन मुस्कुराते नहीं हैं। अगर आप यूएस जाएं तो हर बंदा वो आपको स्माइल करेगा, कोई बात करेगा, हेलो करेगा। तो यहाँ पे रशियंस के अंदर चूँकि वो जिन लोगों जिस माशरे में, सोसाइटी में, या जिस अपने फ्रेंड्स ग्रुप में उठते बैठते हैं, वो वहाँ पे फ्रैंक होते हैं। वो एकदम इस तरह आपके साथ फ्रैंक नहीं होते। तो उससे ये एक तसर लिया जाता है कि शायद रशियन मुस्कुराते नहीं हैं। यानी एक उनका अपना, हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है जी ना, बिल्कुल। और उनके अपने रवैये होते हैं। जी अच्छा, दूसरा, ये जो यूरोप की तरफ से या ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से एक बड़ा लंबा अरसा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, और वो को ऐसे लगता है कि जैसे ये पसमानदा सोसाइटी है और बंद सोसाइटी है, किसी का इसको इसके बारे में किसी को पता नहीं है। जी। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, आप समझते हैं? ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क लिया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में। 2018 में उन्होंने फीफा का वर्ल्ड कप कराया फुटबॉल का, तो उसमें उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया। तमाम दुनिया सिर्फ टिकट लेना था और उसने आना था। तो उससे दुनिया भर से लोग आए रशिया, और रशियन भी डरते थे फॉरनर से। ये नहीं है कि रशियन नहीं डरते थे, वो भी डरते थे फॉरनर से, पता नहीं ये आएंगे हमारे मुल्क को क्या कर जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि उस वक़्त दहशतगर्दी की जंग भी अरूज पे थी। उसके बावजूद रूसी सदर ने एक बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने जो है ये वर्ल्ड कप किया और वीज़ा खोल दिया। तो जब फॉरेनर लोग रशिया आए, तो उनने देखा कि हमारा मीडिया जो बताता है, यूरोपियन, अमेरिकन, चूँकि हम लोग उस तरह फुटबॉल तो यहाँ पाकिस्तान में फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पाकिस्तानी भी गए इस मौके पे। तो उन्होंने देखा कि रशिया तो बिल्कुल ये लोग हमारे जैसे हैं, रशिया तो बड़ा फ्रेंडली है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसी तरह रशियन लोगों को भी पता चला कि ये लोग आए हज़ार लाखों की तादाद में, इन्होंने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। ये जैसे आए, कोई इन्होंने पत्ता नहीं तोड़ा, कोई गिलास नहीं तोड़ा, ये इसने हमारे मुल्क में कोई ऐसी कोई चीज़ एक्टिविटीज़ नहीं की। तो उसके बाद दोनों रशिया के साथ भी उनका एतमाद बहाल हुआ, रशियन का भी, फॉरेनर्स के हवाले से। तो दूसरी तरफ ये हुआ कि बदकिस्मती से कोरोना आ गया। कोरोना के साथ साथ ये यूक्रेन वार आ गई। तो रशिया ने जो उस वर्ल्ड कप के बाद अपने आप को दुनिया में मनवाना था या अपने आप को दिखाना था, रशिया वो मौका उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सका जैसे वो फ़ायदा उठा सकता था। अच्छा, आपने यूक्रेन की बात की, तो ये बुनियादी तनाज़ा है क्या रूस और यूक्रेन के दरमियान? यूक्रेन में जो 2014 में गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट का झुकाव मॉस्को की तरफ था। चूँकि ये पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन रही हैं सारी रियासतें, तमाम ही रियासतें उनके पड़ोसी ममालिक जैसे तो उस वजह से हमसाए तो आप नहीं बदल सकते। उन तमाम हमसाए ममालिक का जो रुझान था, जो मुशावरत थी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो रशिया के साथ, मॉस्को के साथ मुंसलिक हैं। यानी वो सारी CIS स्टेट्स रशिया मास्को आए, ये जो वो CIS में नहीं आते, बाल्टिक स्टेट्स जो है, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जो यूक्रेन से बाद में आती हैं, तो उन स्टेट्स ने हमेशा अपना रुझान जो है यूरोप की तरफ रखा, बाकी सामने रशिया की तरफ क्योंकि रखा, वो हैं भी यूरोप के करीब। यूरोप के करीब। तो अब चूँकि यूरोप ने वहाँ पे जो उनके बाद पहली स्टेट यूरोप की तरफ आती है, यूक्रेन या मोल्दोवा है, मोल्दोविया उसको भी हम कहते हैं, तो उसको उसके अंदर अपना असर रसूख पड़ाया। वहाँ उन्होंने नेटो फोर्सेस को लाने, नेटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन को कोशिशें की, और रूस की जो स्टेट्स इलाके आज़ाद करवाए गए, वहाँ सारे रशियन हैं, रशियन स्पीकिंग लोग हैं, उन्हें यूक्रेनी ज़बान नहीं आती, वो रशियन बोलते हैं। तो उन्हें नफ़रत अमेज़ रवैये का वो सामना था, जॉब्स के इशू थे, उनके काफ़ी सारे मसाइल थे जिनके ऊपर रशिया आवाज़ बुलंद करता रहा कि आप हमारे रूसी लोगों को इस तरह तंग न करें। अब यहाँ बड़े अहम एक चीज़ है जो दुनिया शायद उसको इतनी बारीक बीनी से नहीं देख रही, वो ये है कि ये सारे लोग ऑर्थोडॉक्स हैं। रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, और इनके एक का भाई उधर रहता है, दूसरे का भाई इधर रहता है।
किसी की माँ उधर है, किसी का बाप इधर से है, इनके आपस में रिश्ते हैं। ये एक नेशन आप समझ लें थी। तो उसमें जब यूरोप ने अपनी एंट्री की, अमेरिका ने अपनी एंट्री की, तो उन्होंने ये किया कि वो हुकूमत हटा दी। जब वो हुकूमत उठाई तो 2014 में क्रीमिया पे ने अपने कंट्रोल में कर लिया रशिया को, इसको रशिया ने क्रीमिया को कंट्रोल में कर लिया। तो उसके बाद ये तनाज़ा फिर चलता रहा, रशिया पे पाबंदियाँ लगी, डिप्लोमेट्स को निकाला गया, तमाम रशियंस जितने भी यूरोपियन ममालिक में थे। तो आखिर में ये है कि इस तनाज़े की वो जो शुरुआत है वो 2014 में हुई है। एक एग्रीमेंट उन्होंने यूरोप ने किया मिन्स्क के अंदर बेलारूस के दारुल हुकूमत में, जिसको बाद में यूरोप ने पूरा नहीं किया। जो गारंटीज दी यूरोप ने वो पूरी नहीं की। फिर इस्तांबुल में हुआ, वो भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो ये एक मैं यहाँ ये बात भी पूछना चाहूँगा कि नावल्नी एक जो अपोजिशन लीडर था जी उसको भी वो जेल में ही उसकी मौत हो गई, तो वो जी। क्या तनाज़ा क्या था वो? बेसिकली नवाल्नी का जो इशू है वो उसको मगरब ने उसको हाईलाइट किया, यानी जिस तरह यूक्रेन में है। जिस तरह यूक्रेन में है। नहीं, मतलब यह कि इसको मगरब ने कोशिश की थी कि कोई ऐसे अपोजिशन लीडर पैदा किए जाए। हालांकि उसका कोई इतनी बड़ी कोई पहले से जमात नहीं थी, उसका नाम कोई नहीं जानता था। आखिरी कुछ चंद सालों में उसने अपने आप को मतलब मीडिया पे भी होया। वो बुनियादी तौर पे वकील था मेरे ख्याल में। जी, लेकिन उसको उस पैसे वाला बंदा था, तो पैसे के ज़ोर पे उसने अपने आप को कोशिश की कि कोई ऐसी मूवमेंट लॉन्च की जाए जैसे यूक्रेन में हुई, और एक एक्टर को उन्होंने जो प्रेसिडेंट बना दिया। तो वो शायद उसको ये लगता था कि शायद रशिया में भी ऐसा होगा। तो फिर उसके ऊपर चूँकि काफ़ी सारी इल्ज़ामात थे, कुछ चीज़ें उसने की भी थी। जैसे आज अगर आपको इस्लामाबाद में दफ़ा 144 है, तो कोई भी कितना ही बड़ा पोजीशन लीडर हो या गैर सियासी बंदा हो, अगर वो खिलाफ वर्जी करेगा तो वो ज़ाहिर है कानून हरकत में आएगा। तो वो इस तरह की उसने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रोटेस्ट किए, कुछ चीज़ें ऐसी की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। तो ज़ाहिर बात है उस पर मुकदमात बने, फिर वो जेल में बीमार हुआ और उसकी डेथ हुई। अच्छा हमदानी साहब, ये ज़रा बताइएगा कि सदर पुतिन को तकरीबन 25 साल होने वाले हैं जी या हो चुके हैं, जी तो आप इनके सारे पीरियड को किस तरह देखते हैं? एक वो जो सोवियत यूनियन का फॉल और उसके जी बाद फिर एक जी ये किस्म का राइज है या अपने जी पाँव पे खड़े होना है? जी। मैंने अपनी आंखों से रशिया को बदलते और डेवलप होते देखा है। एक वक्त वो था कि हम लोग शाम को जब कहीं हमारी क्लास लेट हो जाए तो हम डर डर के ये टैक्सी करा के डोर टू डोर जाते थे घर। उसकी वजह ये है कि सेंट्रल एशिया से भी बहुत सारे ग्रुप्स थे, कुछ और ग्रुप्स ऐसे थे कि जो वहाँ पे फार्मर को मारते भी थे, लूटते भी थे, करते थे। तो बड़ी रूल रेगुलेशन का बड़ा इशू था, काफ़ी सारे मसाइल थे। उन मसाइल में पुतिन जब आए तो इन्होंने रशिया को ज़ीरो से उठाया है। यानी रशिया के जो अदारे हैं, जैसे एरोफ्लोट है जो रशिया की कौमी एयरलाइन है, वो बिल्कुल कंगाल हो चुकी थी। गज़प्रोम जिसको जो ऑयल एंड गैस की सबसे बड़ी हुकूमती कंपनी है, वो उसका हालत ऐसी थी, करप्शन भरमार थी और कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। मुझे लोग सवाल करते हैं कि येल्सन थे उससे पहले सदर, कि येल्सन अच्छे थे या पुतिन अच्छे हैं। तो मैं कहता हूँ बस ये थे फॉरनर येल्सन ठीक थे, बस ये थे रशियन नेशनल पुतिन ठीक है। वो कहते हैं फ़र्क क्या है। मैंने कहा जब येल्सन थे तो आपके लिए कोई भी चीज़ करनी मुश्किल नहीं थी, आप उसको भाई खर्चा होकर करें, कर पैसे खर्चा करें और खर्चा करें तो और अपना करवा लें। अब चूँकि ये फार्मर्स के मफाद में तो आती थी ये चीज़ें, जैसे एयरफ्लोट का इन्होंने हाल किया, ऑयल बाहर लेके गैस बेचते थे बाहर, सस्ती से सस्ती चीज़ें बेच देते थे। तो जब पुतिन आए उनने सारे को कंट्रोल में किया पूरे मुल्क के अंदर, यानी रेगुलराइज किया। जी रेगुलराइज किया, नए कानून बनाए। तो उस वजह से ये है कि रशिया ने अब तरक्की की है। मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान के एक अखबार में जब मैं रशिया जा रहा था तो मुझे एक तस्वीर छपी कि रोटी के असूल के लिए, ब्रेड के असूल के लिए लोग मास्को में लाइनों में खड़े। तो मुझे मेरे दोस्त कहते थे ये कहाँ जा रहे हो, ये देखो। तो मैं भी सोचता था ये क्या है। तो लेकिन ये आज का रशिया बिल्कुल दूसरा रशिया, आज रशिया बदल गया है। यही वजह वो अमेरिका और रशिया आज एक आमने सामने खड़े हैं, सुपर पावर है। सुपर पावर।
तो दूसरा ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान की किसी इदारे के लिए भी वहाँ काम करते हैं? मैंने अपने करियर का जो आगाज़ 2014 में किया था सच टीवी के साथ, और उसके बाद मैंने काफ़ी डिफरेंट चैनल्स पे भी काम किया, और आखिरी जो 2020 में से मैं पीटीवी के साथ हूँ, और मुझे साबिक प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट हुआ था वो सारा मैंने कवर किया था। उसके अलावा साबिक चीफ ऑफ आर्मी के इवन के रहील शरीफ साहब जब थे उस वक्त भी मुझे इत्फाक हुए। इस तरह के काफ़ी विज़िट मैंने कवर किए हैं। तो उसके साथ साथ मैं अखबारात के लिए भी लिखता हूँ, और साफ लंदन के लिए भी लिखता हूँ, कभी कभी नए वक्त के लिए भी लिखता हूँ। तो वहाँ की किसी इदारे से भी व्यवस्था है रशिया वहाँ का? एक पर्सन ऑफ स्टेट नाम का एक मैगज़ीन छपता है। ये अंग्रेज़ी में है या रशिया में है? रशियन में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रशियन भी अच्छी है, तो मैं रशियन में भी कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। तो उस वजह से ये है कि हमें कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोनों तरफ से, यानी वहाँ की ख़बरें यहाँ के मीडिया में और यहाँ की ख़बरें पॉजिटिव इमेज हम डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान का रशिया में, और रशिया का भी हम पॉजिटिव भी खबर देते हैं। उसकी वजह यह है कि दूसरी खबरें देने के लिए अब सोशल मीडिया मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा हमदानी साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान और रूस के जो ताउन है उसको फ्यूचर के रोशनी में आप किस तरह देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, कि ये ताल्लुकात कैसे, इस वक्त उनकी ये हैसियत क्या है और आगे चल के कैसी हो सकती देखिए, है? सर जंग के बाद काफ़ी उतार चढ़ाव जो है ताल्लुकात में रहा है, और अभी जो पिछले आप ये देखें कि 2014 से तकरीबन जब ये उससे पहले भी जब जरदारी साहब पहली बार सदर बने थे, तो उन्होंने चीन और रूस को फोकस किया था। बेसिकली तो उन्होंने कहा था जी कि ये उनकी पार्टी का एक विजन है, और भट्टो साहब ने किया था, तो उसको वो लेके चल रहे हैं। लेकिन उसके जो अच्छी बात है वो ये है कि जरदारी साहब के बाद आने वाली हुकूमतों ने, उस वक्त आज फिर जरदारी साहब सदर हैं, उस वक्त से इस वक्त तक जो बाद में हुकूमतें आई हैं, उन्होंने उस लाइन को किसी न किसी तौर पे चलाते रहे हैं वो, यानी उसको स्टॉप नहीं होने दिया। तो आम तौर पे ये होता है कि जी इससे ख़त्म करें, उससे शुरू करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। ख़ासकर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उनका बड़ा अच्छा ये काम है कि वो एक वक्त में अमेरिका, चाइना और रशिया को लेकर चल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त है, चूँकि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बने बगैर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। तो रशिया में रहते हुए शायद ही कभी मिस करते हैं पाकिस्तान को? बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए बार बार आने को दिल करता है तो यहाँ पे। पाकिस्तान में रह के रशिया को मिस करते हैं? जी देखें, हर बंदे की एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, तो उसकी वजह से अगर बाज़ का हम मिस ना भी करना चाहिए मिस करते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है हमने एक ज़िंदगी का हिस्सा वहाँ पे गुजारा है, उस शहर की रौनकें। तो वहाँ कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। और यहाँ? यहाँ कोई बच्चे नहीं है। चले, अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। हमदानी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत मुख्तसर वक्त में हमने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की। जी, तो आप रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, पॉडकास्ट स्टूडियो में। आपका बहुत शुक्रिया था। जी, हमारे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर वकार थे। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। इसके साथ ही अकमल शहजाद गुम्मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।